Hello study lovers, welcome back to my channel Night for Study. I hope you all are doing well. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके अंदर हम आर्टिकल 1 to 4 की बात करेंगे। 2014 से पहले हमारे पास 28 स्टेट्स और 7 यूटीज़ थे, पर 2014 में आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया। आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट किया गया, दो पार्ट्स में बांटा गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में से एक न्यू स्टेट को निकाला गया, यानी कि इस बाइफरकेशन के बाद हमारे पास 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज़ हो गए। फिर अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया। जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट के स्टेटस से हटाकर डाउनग्रेड कर दिया गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था पहले, और अब उसे डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। और इसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया। 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बाइफरकेट किया गया, जम्मू एंड कश्मीर की यूटी और लद्दाख की यूटी। पर ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल एक्ट 31 अक्टूबर 2019 को इफ़ेक्ट में लाया गया, फोर्स में लाया गया। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को इनैक्ट, इन्फोर्स, इम्प्लीमेंट किया जाएगा 31 अक्टूबर को। पर क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी है, आयरन मैन ऑफ इंडिया और द मैन ऑफ यूनिटी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का हम पर राज था तब 562 प्रिंसली स्टेट्स थी। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इन प्रिंसिपली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करने में सिर्फ एक इंसान का हाथ था, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए हम उन्हें मैन ऑफ यूनिटी कहते हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर को डाउनग्रेड किया गया है, यूटी बनाकर कम्प्लीटली मर्ज किया गया है इंडियन यूनियन के साथ, और इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इस बिल को सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पर ही इनैक्ट किया जाए, और पार्लियामेंट की मंजूरी से इस बिल को इनैक्ट किया गया 31 अक्टूबर 2019। यानी कि इस डेट से हमारे पास 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई। पर इसके बाद एक और चीज़ हुई। 26 जनवरी 2020, जिसे हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं, उस दिन 2 यूटीज़ को मर्ज कर दिया गया। दमन एंड दीव एक यूटी थी और दादरा एंड नागर हवेली दूसरी यूटी। उस दिन 2 यूनियन टेरिटरीज़ को मर्ज किया गया। दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी थी और दादरा एंड नागर हवेली दूसरी यूनियन टेरिटरी। 26 जनवरी 2020 को इन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को मर्ज किया गया, और अब इसे हम बोलते हैं दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। तो अब अगर हम इंडियन टेरिटरी की तरफ देखें तो हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसमें 2 एडिशनल यूटीज़ हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। पर 2 मर्ज की हुई यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। फ़िलहाल हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें हम 4 आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अगर हम आर्टिकल 1 क्लॉज 1 की तरफ देखें तो ये कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो हमें समझनी है। इंडिया दैट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री के डुअल नेम हैं, इंडिया और भारत। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 2 नेम्स क्यों? जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेट किया गया था, जिसका टास्क था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, क्योंकि अब हमारी कंट्री ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास करे हुए रूल्स पर नहीं चलेगी। अब हम इंडिपेंडेंट हैं। तो तब 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो पावर अब इंडिया के लोगों को देते हैं, उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दो, और तभी कैबिनेट मिशन को सेट किया गया। और 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार मिली। इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसाइड करना था कि वो कौन से रूल्स होंगे
जिन पर कंट्री को चलाया जाएगा। पर इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और था कि हमारी कंट्री का नाम क्या होगा। कुछ लोगों ने कहा कि हमें इंडिया नाम ही रहने देना चाहिए अपनी कंट्री का, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हमें इसी नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, इंडिया नाम हमें हमारे कॉलोनियल रूलर्स ने दिया है, इंडिया एक एलियन नेम है, इंडिया एक फॉरेन नेम है, हमें हमारा ट्रेडिशनल नेम भारत को ही अपनी कंट्री का नाम बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो इंडिया, छोड़ो भारत, चलो इसे बोलेंगे भारतवर्ष। कुछ कहते हैं कि चलो इसे हिंदुस्तान बोलते हैं। कुछ ने कहा कि हमें अपनी कंट्री का नाम जम्मू बिद रखना चाहिए, जम्मू ट्री का लैंड, क्योंकि पुराने समय में हमें उसी नाम से जाना जाता था। कुछ लोग जो बहुत क्लोज थे और सिंपैथेटिक थे सोवियत यूनियन से, क्योंकि वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव रखते थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव रखते थे, इसलिए यूएसएसआर की तरह यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसलिए हमें अपनी कंट्री को यूनियन ऑफ सोवरेन स्टेट्स ऑफ इंडिया कहना चाहिए। यानी कि बहुत कन्फ्यूजन थी, बहुत सारी डिबेट हुई, बहुत सारे डिस्कशंस करे गए इस कंट्री के नोमेनक्लेचर को लेकर, इस कंट्री के नाम को लेकर। कुछ ने कहा इंडिया ठीक है, कुछ ने कहा ट्रेडिशनल नेम भारत ठीक है, कुछ ने कहा हिंदुस्तान अच्छा नाम रहेगा, कुछ ने कहा कि चलो यूनियन ऑफ सोवरेन स्टेट्स ऑफ इंडिया। पर आखिरकार इस कन्फ्यूजन को, इस कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम को सेटल किया गया और दो नाम रखे गए, इंडिया जो कि मॉडर्निटी को रिफ्लेक्ट करता है और ट्रेडिशनल नाम भारत। तो इस तरह हमारी कंट्री के दो नाम हैं, इंडिया दैट इज़ भारत। ये दोनों नाम हमारी कंट्री के हैं। ये कंट्रोवर्सी सेटल हुई जब कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। पर इसके बावजूद भी कुछ लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। 2016 में एक एक्टिविस्ट जो कि महाराष्ट्र से था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसने कहा, डियर सुप्रीम कोर्ट, मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहा हूँ, प्लीज़ पार्लियामेंट को एक डायरेक्टिव इशू करो कंट्री का नाम चेंज करने के लिए। हमें अपनी कंट्री का नाम सिर्फ भारत रखना चाहिए, ना कि इंडिया, क्योंकि इंडिया कॉलोनियल एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमें अपने ट्रेडिशनल नाम भारत से ही जुड़े रहना चाहिए। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया। उस समय जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे इमोशनल इश्यूज़ को लेकर मत आओ। पीआईएल की पावर को करप्शन से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स को डिस्कस करने के लिए फाइल करो। इसलिए हम इस पीआईएल को रिजेक्ट कर रहे हैं और ये टास्क सेटल किया जा चुका है। हमारी कंट्री के लिए हमारे पास दो नाम हैं, इंडिया दैट इज़ भारत। पर इसके बाद भी कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। मई 2020 में एक इंडिविजुअल, नमन, सुप्रीम कोर्ट गया, पीआईएल फाइल की, डियर सुप्रीम कोर्ट, एक ऑर्डर इशू करें पार्लियामेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें और इस वर्ड इंडिया को डिलीट करें, क्योंकि ये वर्ड इंडिया हमारी कंट्री के ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसलिए हमें हमारी कंट्री को हमें भारत कहना चाहिए, ना कि इंडिया। पर जून 2020 सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस पीआईएल की हियरिंग पोस्टपोन कर दी जाए। अब हम फिर से सर्टेन हैं इसे लेकर। हमारी कंट्री के डुअल नेम है इंडिया दैट इज़ भारत, और ये डुअल नेम मॉडर्निटी और ट्रेडिशंस के ग्लोरियस मिक्स हैं। तो जब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की तरफ देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 बात करता है आर्टिकल 1 to 4 के बारे में। पर उससे पहले कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास? 28। कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास? 8। तो बेसिकली इंडियन टेरिटरी क्या कंसिस्ट करती है? या तो हमारे पास स्टेट्स हो, या यूनियन टेरिटरी, या एक और चीज़ हमारी टेरिटरी का पार्ट है, जिसके बारे में और थोड़ी देर में बात करेंगे। हमने फर्स्ट फ्रेज की बात कर ली। नेक्स्ट फ्रेज है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ कंट्रोवर्सी है। जब हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, क्या उसका मतलब है इंडिया एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है? अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है तो आर्टिकल 1 में मेंशन करना चाहिए था इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर रहा है कि वो एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्चर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आगे ये क्वेश्चन रखा गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, उनसे पूछा गया कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कैरेक्टर में, फेडरल है नेचर में, तो आप ये फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं?
उसकी जगह आपको कहना चाहिए था इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। पर आप कह रहे हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इससे हमें क्या एज्यूम करना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है? करेक्टर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है करेक्टर में। पर मैंने यूनियन ऑफ स्टेट फ्रेज़ को यूज़ किया है और उसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, इंडिया स्टेट्स के बीच हुए एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से इसे एक्सप्लेन करने को कहा गया। उनसे पूछा गया कि आपका क्या मतलब है कि इंडिया स्टेट्स के बीच हुए एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा, इंडिया हमेशा से था एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह, क्योंकि स्टेट्स को साथ मिलाया गया इंडिया को क्रिएट करने के लिए। इंडिया हमेशा से यहाँ था। हाँ, प्रिंसली स्टेट्स थी और उन्होंने डिसाइड किया अपनी सोवरेनिटी को छोड़ने का और इंडिया की यूनियन में मर्ज करने का। इंडिया एक्सीड टू यूनियन ऑफ इंडिया, पर एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में वो हमेशा से था। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया स्टेट्स के बीच हुए एग्रीमेंट का रिजल्ट है। इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स का फ्रेज़ यूज़ किया गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। पर उनसे और एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, USA को देखो, जो कि नॉर्दर्न अमेरिका है। वहाँ 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, यानी कि ये 13 एरियाज़ ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल के अंडर थे। इन 13 कॉलोनीज़ के लोगों ने डिसाइड किया रिवोल्ट करने का और फिर लॉन्च की गई अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और अल्टीमेटली ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो कर दिया गया और ये 13 ब्रिटिश कॉलोनी सोवरेन बन गई, इंडिपेंडेंट बन गई। और इन 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने एक साथ आने का डिसाइड किया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रिएट करा। मतलब कि USA पहले नहीं था, पर जब इन 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़ ने खुद को लिबरेट किया, खुद को और कॉलोनिज्म से बाहर आ गए और एक साथ आकर USA क्रिएट किया। इसलिए USA को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि USA एक एग्रीमेंट के बाद बना है। पर इंडिया के साथ ये केस नहीं है। इंडिया एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह हमेशा से था। प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया, या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत शुक्रिया, मेजॉरिटी ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स ने डिसाइड किया इंडिया का पार्ट बनने के लिए। इसलिए हम इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कह सकते, क्योंकि इंडियन स्टेट्स के बीच हुए एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। ये तो हो गया एक रीज़न। सेकेंड रीज़न, क्यों B.R. अम्बेडकर ने कहा मैंने फेडरेशन ऑफ स्टेट टर्म यूज़ नहीं की, पर इसकी जगह मैंने ये टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज़ की है, क्योंकि किसी भी सिंगल एंटिटी के पास ये राइट नहीं है कि वो सक्सीड करे यूनियन ऑफ इंडिया से। 1970s तक ये परसेप्शन थी कि जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जब हम किसी पॉलिटिकल एंटिटी को फेडरेशन का पार्ट बोलते हैं, तब ये फेडरेशन किसी भी वक्त इस फेडरेशन से बाहर आ सकती है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पॉलिटिकल एंटिटी क्रिएट की गई क्योंकि वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ने एक एग्रीमेंट हुआ। एक स्टेट इस एग्रीमेंट से बाहर आकर खुद को इंडिपेंडेंट सोवरेन डिक्लेयर कर सकती है। इसे कहते हैं फेडरेशन से सक्सीड करना, और ये वो चीज़ है जो हम इंडियन स्टेट्स को नहीं दे सकते। जब हम कहते हैं इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है, ये अथॉरिटी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से बाहर आ सके। मतलब कि कोई सक्सेशन का प्रोविज़न नहीं है। इसलिए B.R. अम्बेडकर ने कहा कि मैंने ये फ्रेज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज़ किया है। आर्टिकल 1 क्लॉज 1, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दैट इंडिया दैट इज़ भारत का मतलब है डुअल नेम हमारी कंट्री के लिए। और सेकंड फ्रेज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। B.R. अम्बेडकर ने ये फ्रेज़ यूनियन ऑफ स्टेट दो रीज़न की वजह से यूज़ किया है। पहला रीज़न कि इंडिया स्टेट के बीच हुए एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, और दूसरा कि किसी स्टेट के पास यूनियन ऑफ इंडिया को सक्सीड करने की पावर नहीं। ये हो गया आर्टिकल 1 क्लॉज 1। अब बात करते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 2। The states and territories thereof shall be specified in the first schedule। यहाँ हमें क्या समझने की ज़रूरत है? फर्स्ट की शेड्यूल क्या है, सेकंड शेड्यूल को लाने का रीज़न क्या है। जब हम आर्टिकल 1 क्लॉज 2 की तरफ देखते हैं तो ये कहता है कि स्टेट्स और टेरिटरीज़ को फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई किया जाए। यानी कि इस फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन किया जाएगा? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ जो कि हमारे पास हैं।
ये फर्स्ट शेड्यूल डिटेल में उन स्टेट्स के नाम बताता है जो हमारे पास हैं। फर्स्ट शेड्यूल उन टेरिटरीज़ के नाम बताता है जो हमारे पास हैं। ये तो हो गया कि शेड्यूल में क्या है। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया 1950 में, हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे और टाइम के साथ साथ 4 और शेड्यूल ऐड करे गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। शेड्यूल एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है आर्टिकल का। मान लीजिए कोई आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके को और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन में हम शेड्यूल डालते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में। इसका पर्पस कॉस्मेटिक है। शेड्यूल की कॉस्मेटिक रिक्वायरमेंट है। इस फ्रेज द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल की जगह हम ये भी तो लिख सकते थे द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ आर स्पेसिफाइड बिलो। तो इस आर्टिकल के नीचे 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट होती। पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा अगर ऐसा कोई आर्टिकल है जिसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में एक शेड्यूल डाल देंगे, नहीं तो ये आर्टिकल बहुत बल्कि लगेगा। अगर हम इस आर्टिकल 1 क्लॉज 2 में बिना शेड्यूल डाले सारी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ का नाम लिख देते तो आर्टिकल 1 क्लॉज 2 बहुत बल्कि हो जाता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये चीज़ रियलाइज़ की और इसलिए अगर हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन को शॉर्ट टू शॉर्ट रखना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को शॉर्ट टू शॉर्ट रखना, अगर किसी आर्टिकल को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में डालने की जगह उसे शेड्यूल में डाल दो कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में। इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। आर्टिकल 246 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में। मतलब कुछ पावर सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट्स के पास है और कुछ पावर स्टेट और सेंटर दोनों जॉइंटली यूज़ करते हैं। और इसके लिए हमारे पास है 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस पर लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास। तो ये सारी आइटम्स किस लिस्ट में के अंदर मेंशन की जाएगी? यूनियन लिस्ट। पर स्टेट्स के पास भी कुछ पावर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, पुलिस, एग्रीकल्चर, गैमलिंग, इन सब्जेक्ट्स पर पावर दी गई है स्टेट को। कुछ पावर स्टेट और सेंटर दोनों को दी गई है। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, मैरिज, डिवोर्स। जब हम आर्टिकल 246 की तरह देखते हैं तो ये बहुत बल्कि लगता है। सो इसे प्रिवेंट करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि ये लीन हो, शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आर्टिकल 1 क्लॉज 2 द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड टेरिटरीज शैल बी देयर ऑफ मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में डिटेल में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम है। शेड्यूल एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होता है आर्टिकल का, और अगर किसी आर्टिकल को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में ना डालकर उसे कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में शेड्यूल में डाला जाता है। और इसके पीछे कॉस्मेटिक रीज़न है कि आर्टिकल बल्कि ना लगे। तो अगर किसी आर्टिकल को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो वो एक्सप्लेनेशन आप कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में डालो एक शेड्यूल बनाकर। फर्स्ट शेड्यूल में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ के नाम मेंशन है। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 1 क्लॉज 3 द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। नंबर 1, जब हम आर्टिकल 1 पार्ट 1 की तरफ देखते हैं जो कि बात करता है आर्टिकल 1, 2, 3 और 4, और ये पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब कि अगर इंडिया एक यूनियन है, टेरिटरी वो है जो कि इंडिया के कंट्रोल में है, जो कि इंडिया के पार्ट है और उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन हमें आर्टिकल 1 में दिया गया है, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 बात करता है हमारे पास किस तरह की टेरिटरीज है या हो सकती है। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 कहता है कि या तो हमारे पास स्टेट्स हो सकती हैं या यूनियन टेरिटरीज़ या एक्वायर्ड टेरिटरीज़। यानी कि मान लीजिए अगर ये क्लॉज सी प्रेजेंट ना होता, यानी कि इंडियन टेरिटरी हमेशा के लिए फिक्स्ड कर दी जाती, ना आप अपनी टेरिटरी को पार्ट दे सकते हैं, ना ही आप अब किसी और की कंट्री का पार्ट एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा एक और कैटेगरी लाते हैं, एक्वायर्ड टेरिटरी। एक्वायर्ड टेरिटरी के लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगी पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी में फ्रेंच सेटलमेंट था। पौंडीचेरी बेसिकली एक फ्रेंच कॉलोनी थी, पर फिर 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि पौंडीचेरी को पार्ट बना दिया जाए इंडिया का। पौंडीचेरी ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं था, इंडिया ने इसे एक्वायर किया। इंडिया ने फ्रांस की टेरिटरी पौंडीचेरी को एक्वायर किया, इसलिए हम इसे एक्वायर्ड टेरिटरी कहते हैं। और फिर 1962 टू 1963 में पौंडीचेरी इंडिया की यूनियन टेरिटरी बनी, क्योंकि 1962
तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा था पौंडीचेरी को एक एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक एग्रीमेंट को साइन करने में और उस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई करने में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है? 1954 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और फ्रांस की गवर्नमेंट के बीच, और वो एग्रीमेंट ये कहता है कि पौंडीचेरी जो फ्रांस की टेरिटरी है वो लीगली इंडिया की टेरिटरी बना दी जाए। ये एक गवर्नमेंट का दूसरी गवर्नमेंट से एग्रीमेंट था, पर ये एग्रीमेंट जो दोनों गवर्नमेंट्स के बीच साइन हुआ उसे रेक्टिफिकेशन 1962 में मिली फ्रेंच पार्लियामेंट से। फ्रेंच पार्लियामेंट ने टाइम लिया इस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई करने में। मतलब कि एग्रीमेंट को साइन किया गया 1954 में, पर वो सिर्फ साइनिंग थी उस एग्रीमेंट की, क्योंकि सिर्फ दोनों कंट्री की गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया। पर इस एग्रीमेंट को फ्रेंच पार्लियामेंट से रेक्टिफाई करवाया गया। जब फ्रेंच पार्लियामेंट ने अपनी रेक्टिफिकेशन दे दी इस एग्रीमेंट को, सिर्फ तभी पौंडीचेरी लीगली इंडिया की टेरिटरी बना। पर 1954 में जब तक एग्रीमेंट साइन हुआ और 1962 तक जब इस एग्रीमेंट पर रेक्टिफिकेशन आई, तब तक पौंडीचेरी की फ्रेंच सेटलमेंट को इंडिया ने एडमिनिस्टर किया एक एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह। यानी कि हमारी टेरिटरी में या तो स्टेट्स हो सकती हैं या यूनियन टेरिटरीज या एक्वायर्ड टेरिटरी। कल को हम किसी और कंट्री के पार्ट को एक्वायर कर सकते हैं और इंडिया का पार्ट बना सकते हैं, पर अल्टीमेटली एक एग्रीमेंट को साइन करने में और उस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई करने में डिफरेंस है। रेक्टिफिकेशन दोनों साइड की पार्लियामेंट्स में होना इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारा आर्टिकल 1 कंप्लीट करता है। तो रिकैप, आर्टिकल 1 क्लॉज 1, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारी कंट्री के डुअल नेम्स है इंडिया और भारत। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये नहीं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। 2 रीजंस की वजह से द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज शैल बी मेंशन अंडर फर्स्ट शेड्यूल। शेड्यूल क्या है और उसे क्यों डाला गया है? अगर किसी आर्टिकल को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो उसे शेड्यूल में डाला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में। शेड्यूल बेसिकली एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम है और इसके पीछे सिर्फ कॉस्मेटिक रीज़न है। अगर हम इंडिया की टेरिटरी की तरफ देखें तो हमारे पास या तो स्टेट्स हो सकती हैं या यूनियन टेरिटरीज या एक्वायर्ड टेरिटरीज, और इसी एक्वायर्ड टेरिटरी का एग्जाम्पल है फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी। So here the video ends. Thank you for watching my video. I hope you like it. If you like it, so please give it a thumbs up and subscribe to my channel. In case you have any question, please do comment, or you may also join me on my Instagram. I have provided my Instagram link below. I will be posting my next video very soon. Until then, stay safe, stay happy.